रियलिस्टिक टारगेट देगा मुझे लग रहा है गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता कि ये बजट में गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ। एट द सेम टाइम जो प्रो ग्रोथ एजेंडा है उस पर उनकी नजर रहेगी। एज ए पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, इंक्रीज योर एक्सपोजर टुवर्ड्स द एंड रिड्यूस योर एक्सपोजर टुवर्ड्स द, आई थिंक is the best asset class going into next 2 to 3 years. I believe that and ये जो 4 सेक्टर है आउट परफॉर्म कर सकते हो। कौन से स्टॉक्स बजट के रन अप में फोकस में रहेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बाजार एंड बियॉन्ड, जहां हम फाइनेंस, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में डीप डाइव करते हैं टू एम्पावर यू इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मैं हूं आपका होस्ट शिव नारायणन और आज का इंसाइटफुल एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है दैट्स ऑन टॉप ऑफ एवरीवन्स माइंड राइट नाउ, द यूनियन बजट 2025। हर साल the Union Budget sets the stage for India's economic priorities, policies and future trajectory. ये एक blueprint है जो industries, markets and most importantly करोड़ों भारतीयों के रोजमर्रा की जिंदगी पर impact करता है। जेकब लू ने कहा था, A budget isn't just numbers, it's an expression of values. और आज हम बात करेंगे कि इस बजट से क्या expectations हैं, क्या नए रिफॉर्म्स आएंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा और आम आदमी के लिए क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। और इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्पेशल गेस्ट जो शेयर मार्केट और रिसर्च की दुनिया में मशहूर हैं, मिस्टर संजीव होटा, हेड ऑफ रिसर्च मिरे एसेट शेर खान। संजीव, बाजार एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स आवर प्लेजर सर। मेरा पहला सवाल, आज दुनिया में हो रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल हेडविंड्स जैसे फैक्टर्स की वजह से क्या यूनियन बजट पर कोई इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो लास्ट 1 साल में करीबन हमने बहुत सारे हेडविंड्स देखने को मिले हैं और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं ग्लोबली, उसके साथ में अनसर्टेनिटी बना रहा है कि ट्रंप जो री इलेक्ट हुए हैं एज यूएस प्रेसिडेंट, वो किस तरह के पॉलिसी डिसीजन लेंगे। और उसके साथ अगर देखें, जापान में रेट हाइक हो रहा है, हॉकिश स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, चाइना में स्लो डाउन है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे खुद डोमेस्टिकली इंडिया में एक मैक्रो स्लो डाउन देखने को मिला है, कॉर्पोरेट वीकनेस देखने को मिला है, अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन है और इन सब के अंदर में ये बजट आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, नाउ लेट्स गेट डाउन टू द मेन एजेंडा, गवर्नमेंट कैपेक्स। तो लास्ट 3-4 साल की बात करें पोस्ट कोविड, तो गवर्नमेंट ने सब हैवी लिफ्टिंग किया है। अगर FY21 से FY25 तक देखें तो करीबन 3 गुना से ज़्यादा गवर्नमेंट का कैपेक्स स्पेंड रहा है और FY25 में बजटेड जो कैपेक्स था वो करीबन 11 लाख करोड़ प्लस था। और FY26 के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले एक मैं प्रीफेस देता हूँ कि FY25 वाज अ ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन एंड मल्टीपल स्टेट इलेक्शन। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में गवर्नमेंट ने ये बजट किया था करीबन 11.11 लाख करोड़ दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द कैपेक्स। बट बिकॉज ऑफ दिस जनरल इलेक्शन एंड स्टेट इलेक्शन we have seen a significant shortfall in the government capex spend. हालांकि ये हो सकता है कि अगर 11 लाख के सामने में मे बी 9.55 मे बी 9.66 लाख करोड़ इतना अचीव कर लेगा। तो अभी मैं आता हूँ कि FY26 में नंबर्स कहाँ पे है और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो शॉर्टफॉल रहा है और जो रिवाइज्ड कैपेक्स आउटले आएगा करीबन, जैसे मैंने बोला कि 9.55 मे बी 9.65 वट एवर द नंबर, उससे कितना बढ़ के आएगा। तो आई डोंट रियली थिंक एनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द एब्सोल्यूट नंबर। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है बाजार के लिए क्या कि वो 11.11 लाख करोड़ तो फिर आएगा, क्या वो गवर्नमेंट स्पेंड करेगा? और गवर्नमेंट अगर उसको स्पेंड करने में दे कैन एबल टू स्पेंड दैट अमाउंट, इट्स गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव फॉर आवर इकोनॉमी इटसेल्फ एंड फॉर आवर कॉर्पोरेट अर्निंग रिकवरी इटसेल्फ। रियलिस्टिक टारगेट देगा मुझे लग रहा है गवर्नमेंट।
11.5 lakh crore going into FY26. So I hope the government actually ends up spending this amount, which will give a boost to the economy. Yeah, definitely, because capex, if you see, it's going to have a multiplier effect on the economy. इसमें दो चीजें हैं. जब गवर्नमेंट रेवेन्यू में स्पेंड करता है, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो 1x होता है. आप अगर 100 रुपया स्पेंड करते हैं तो 100 रुपया आपको मिलता है. लेकिन गवर्नमेंट जब ये कैपेक्स में करता है, आप अगर 100 रुपया लगाते हैं तो 2.5 टाइम्स उसका मिलता है. तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमी में. यूनियन बजट 2025 से गवर्नमेंट के फिस्कल स्टांस पे कोई परिवर्तन की उम्मीद है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि 2014 के बाद जब दिस न्यू मोदी गवर्नमेंट केम इनटू द पावर, उसके बाद में जिस तरह का इंडिया एज ए होल एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, दे हैव बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी ग्लोबली कि आप अगर देखें लास्ट 10-12 सालों में इंडिया का जो फिस्कल डिसिप्लिन रहा है वो इम्प्रूव हुआ है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है. और आने वाले सालों में ग्लोबली इंडिया के लिए ये उम्मीद है कि जो फिस्कल डेफिसिट नीचे लाने का टारगेट है या फिस्कल कंसोलिडेशन का टारगेट है, वो क्रेडिबिलिटी इंडिया के लिए और ऊपर लेके जाएगा. तो मुझे नहीं लगता कि ये बजट में गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज एनी, we will not going to deviate from the fiscal consolidation path. तो ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन के बीच का बैलेंस कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, अभी तो ये इट इज़ वेरी ट्रू दैट वी आर गोइंग थ्रू अ मैक्रो सिक्लिकल डाउन ट्रेंड, और उसके सामने में हमको कॉर्पोरेट अर्निंग डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है. जो अर्बन कंजम्पशन है वो स्लो डाउन हो रहा है. पोस्ट कोविड में अगर देखें जो रूरल रिकवरी था वो अभी हाल फिलहाल में सुधरा है. तो गवर्नमेंट का थ्रस्ट डेफिनेटली रहेगा कि फिर से ये रिकवरी आए, जो मैक्रो हो या कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ हो उसमें रिकवरी आए. लेकिन सामने में गवर्नमेंट के पास ये भी डेफिनेटली टॉप ऑफ द माइंड रहेगा कि फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ से वो डेविएट ना हो. तो हमें क्या लगता है, ये उम्मीद है कि गोइंग इनटू द एंटायर FY26 जो कैपेक्स स्पेंड रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 3.2% ऑफ द GDP, which is quite decent. Okay, and at the same time there could be some announcement towards the giving fillip to the this pro growth. जैसे हमने को बहुत सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ मेजर्स आ सकते हैं गवर्नमेंट के, वो इंफ्रा हो, रेलवे हो, रोड्स हो, वहाँ पे बहुत सारे और मेजर्स आ सकते हैं गवर्नमेंट के. लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैलेंस द ग्रोथ एट द सेम टाइम कीपिंग इन द माइंड द फिस्कल प्रूडेंस. So for FY25 फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.9% पर सेट किया गया है. क्या ये रियलिस्टिकली अचीवेबल है? इज क्वाइट अचीवेबल. इफ़ यू सी FY25 में दो ट्रिगर हैं. पहला ट्रिगर तो ये है कि जो कैपेक्स आउटले था वो हमने स्पेंड किया ही नहीं है. हालांकि बाजार को ये अच्छा नहीं लगेगा कि जितना बजट किए थे हमने वो स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन ये एक ट्रिगर है अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव करने के लिए. और दूसरा बड़ा ट्रिगर इस पे ये है कि लास्ट ईयर में जो इनकम टैक्स का हमने बजट किया था ग्रोथ का, उससे कहीं ज़्यादा हमने अचीव किया है. अगर जनवरी तक की बात करूँ मैं तो एंटायर ईयर वी हैव बजटेड क्लोज टू 13.5% ग्रोथ इन FY25, लेकिन करीबन हमने 20% ग्रोथ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इनकम टैक्स में. पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ. और उसके सामने में हमको RBI डिविडेंड मिला है, उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम PSUs भी मिला है. तो जिसकी वजह से ये अगर कंबाइन करें तो 4.9% फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर FY25 लुक्स क्वाइट अचीवेबल. और FY26 के फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शंस कैसे शेप हो रहे हैं? शिव, गवर्नमेंट ऑलरेडी एक टारगेट दे चुके हैं कि FY26 दे आर गोइंग टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट ऑफ क्लोज टू 4.5%. सो आई बिलीव दैट गोइंग इनटू FY26 कॉर्पोरेट अर्निंग में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट. और इकोनॉमी में अगर थोड़ा सा रिकवरी आएगा, डेफिनेटली कॉर्पोरेट टैक्स जो FY25 में एक मॉडरेशन देखने को मिला था, FY26 में वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है. कैपेक्स में जैसे अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना बड़ा एब्सोल्यूट अमाउंट पे इंक्रीज नहीं आएगा. और पूरे FY26 की अगर मैं बात करूँ तो जो इनकम टैक्स ग्रोथ है, GST ग्रोथ
है, वहाँ पे भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगा नंबर्स में। तो ये सब कॉम्बिनेशन अगर मैं करूँ तो FY26 का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 4.5% अचीव हो सकता है। हालांकि अगर देखें जिस तरह से अभी मैक्रो स्लो डाउन है और अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्बन कंजम्पशन में भी स्लो डाउन है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में मॉडरेशन देखने को मिलेगा, तो बाजार में ये सवाल भी आता है कि क्या गवर्नमेंट अभी फिस्कल एक्सपांसन की तरफ बढ़ेगा? क्या जो 4.5% का टारगेट था वो 4.8 4.9% अगेन हो जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेविएट, जैसे मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि जिस तरह से क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया है गवर्नमेंट ये टीम ने, फाइनेंस टीम ने, तो वो लूज नहीं करना चाहेंगे। और तो मुझे लग रहा है 4.5% गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेंटेन दैट टारगेट। एट द सेम टाइम जो प्रो ग्रोथ एजेंडा है उस पर उनकी नजर रहेगी। तो अगर ग्रोथ इंड्यूसिंग स्टेप्स की बात करें तो बजट में कौन से एरियाज फोकस में रह सकते हैं? सो यार दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो सेक्टर की बात करते हैं। तो हमेशा से अगर देखें जो गवर्नमेंट बीजेपी का NDA गवर्नमेंट का मोदी दिस वर्जन 3 गवर्नमेंट का हमेशा से लास्ट जो पहला बार आए थे और अभी का में उनका जो टॉप एजेंडा जो सेक्टर्स हैं ना, वो इंफ्रा हैं, रोड्स हैं, रेलवे हैं, डिफेंस हैं। तो ये सब पे तो नज़र रहेगी ही रहेगी। लेकिन उसके सामने में अगर उनको कुछ ग्रोथ लाना है और सपोर्ट करना है कुछ सेक्टर को, SMEs को, SME को, MSME को, तो लास्ट बजट में भी हमने देखा है कि ये सेक्टर के लिए कुछ क्रेडिट एनहांसमेंट लेके आए थे। रेगुलेशन में थोड़े कम रेगुलेशन था जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रुप उनको देने में सहूलियत हुई थी MSME और SME को। तो उस तरह की बातें ये बजट में भी रहेंगी। एट द सेम टाइम जो इंडिया का अभी प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो कुछ जो सेक्टर हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, शायद उनके लिए भी कुछ इंसेंटिव ये बजट में फिर से अनाउंसमेंट देखने को मिला है। और बाकी अगर आप किसी बजट का भी देखें लास्ट 10 सालों में, एम्प्लॉयमेंट हमेशा से एक कोर एजेंडा रहा है ये गवर्नमेंट का। और थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूं इसमें, तो जिस तरह के अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट है, तो चाइना +1 स्ट्रेटेजी जो लीवरेज अगर करना हो, और या फिर एक्सपोर्ट थीम को हमको लीवरेज करना है, तो और मेक इन इंडिया जो एक गवर्नमेंट का अनदर टॉप एजेंडा है, तो उसके लिए शायद और कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट अनाउंस कर सकता है। वेल, सेक्टर्स की बात तो आपने कर ली। एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बजट में क्या मेजर्स एक्सपेक्ट करते हैं? तो देखिए, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो डेफिनेटली कुछ सेक्टर हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, कुछ अगर बाकी इंफ्रा हो गया, तो ये सब सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया हो गया। तो गवर्नमेंट पहले भी अगर देखें आप, तो बहुत सारे सेक्टर को PLI स्कीम के अंतर्गत, तो ऑलरेडी दे आर अंडर द PLI स्कीम एंड दे आर गेटिंग द इंसेंटिव। तो शायद उसमें और सारे कुछ सेक्टर को इंक्लूड कर दें। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट का ऐसे भी जोरों पर है एंड टॉप ऑफ द एजेंडा है, टॉप थ्रस्ट है गवर्नमेंट का। तो देखिए, कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि पहले तो कोविड के बाद क्या हुआ था कि रूरल जो डिमांड रिकवरी था वो देखने को मिला ही नहीं 1.5 साल। अभी लास्ट 2-3 अगर देखें 3-4 महीना में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वेयर द रूरल डिमांड इज सरपासिंग द अर्बन डिमांड। लेकिन अभी अगर अर्बन डिमांड पे प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके लिए मुझे लगता है, और ये बाजार की उम्मीदें हैं, आई डोंट रियली सी वेदर इट्स गोइंग टू हैपन और नॉट, बट इन रन अप टू बजट बाजार की यही उम्मीद है कि शायद कुछ टैक्स ब्रैकेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन को फ़ायदा मिलेगा। शायद ये भी हो सकता है कि जो हाउसिंग में इंटरेस्ट जो लोन है वहाँ पे जो एग्जम्पशन है वो थोड़ा सा बढ़ा दे गवर्नमेंट। तो ये सारी कुछ चीज़ें कर सकती है टू गिव अ फिलिप टू द कंजम्पशन। अब आते हैं बजट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड होपफुल एस्पेक्ट पर, टैक्स रिफॉर्म्स। क्या आपको लगता है कि बजट 2025 में कोई मेजर टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म देखने को मिलेंगे?
जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली एक उम्मीद रहती है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ तो एक आए टैक्स में कि जिसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदा मिले, course. एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स ब्रैकेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं Yeah. जिसकी वजह से कुछ फ़ायदा हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर कोई लोन लिया है, होम लोन लिया है और उससे एग्जाम्शन अगर देखें तो उस पर Right. अगर कुछ इंक्रीज करे तो उससे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम बाजार लास्ट बजट की अगर मैं बात करूं, बाजार का मूड खराब हो गया था क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स में छेड़छाड़ हुई थी। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% कर दिया गया था और कैपिटल जो लॉन्ग टर्म है वो 12.5 कर दिया गया था। तो बाजार की ये भी उम्मीद है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई टिंकर करेगा कैपिटल गेन को लेकर क्योंकि लास्ट बजट में ही उन्होंने उसको चेंज किया है। हालांकि कुछ अगर प्रेडिक्टिविटी मिले कि कैपिटल गेन आगे जाके क्या हो सकता है, कुछ क्लैरिटी मिले तो वो भी एक वेलकमिंग स्टेप होगा एज अ स्ट्रीट बाजार और इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड अभी इम्प्लीमेंट कर देगा, तो आई डोंट रियली थिंक इतना जल्दी वो इम्प्लीमेंट होगा। वो धीरे 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 होगा आगे जाकर। लेकिन एक ओवरऑल जिसको बोलते हैं कि पूरा टैक्स कोड चेंज कर देगा, मुझे नहीं लगता कि ये बजट में होगा। हालांकि गवर्नमेंट ये कर सकता है कि थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर इजी टू फाइल टैक्सेशन एंड ऑल, नया जो टैक्स जो है पॉलिसी उसको और थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती है। मार्केट हमेशा बजट अनाउंसमेंट्स के अराउंड काफ़ी एक्टिव होता है। आपके नज़रिए से बजट के पहले इक्विटी मार्केट आउटलुक कैसा दिख रहा है और इन्वेस्टर को अपनी क्या पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? तो देखिए जैसे हमने स्टार्ट ऑफ अपने जो बातें की थी, तो जिस तरह से अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं और ट्रम्प के अराउंड अनसर्टेनिटीज़ हैं और ग्लोबली जो ये अभी एक चिंता है कि क्या यूएस फेड रेट कट करेगा और या नहीं करेगा, या आरबीआई कब रेट कट करने जा रहा है, क्या जापान अपना रेट हाइक और करेगा। तो बहुत सारे जो हेडविंड्स हैं ग्लोबली और हमारा खुद का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्निंग स्लो डाउन हो रहा है एंड वी आर गोइंग थ्रू अ मिड साइकिल ऑफ मैक्रो स्लो डाउन ऑल्सो। उसकी वजह से बाजार वोलाटाइल रहेगा, बजट एंड बियॉन्ड बजट भी। क्योंकि और एक सब चीज़ें जो हो रही है ये सब के चलते कि अपना जो रुपी है वो वीक हो रहा है एंड एफआईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग and we are witnessing a major outflow from India. So इनके चलते मुझे लग रहा है कि वोलाटाइल तो रहेगा बाजार। और इस बार तो बजट, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत डिफिकल्ट टाइम पे आ रहा है। तो इन रन अप टू बजट ऑल्सो एंड बियॉन्ड बजट ऑल्सो मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वोलाटाइल। लेकिन जो सेकंड पार्ट का आपका क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो उसके टू पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है ये जो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा वीकनेस है मार्केट में, वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो लार्ज कैप जो है हमको लग रहा है कि अभी बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पे है। क्योंकि अर्निंग रिकवरी अगर आएगी FY26 में, और ये उम्मीद है कि गोइंग इनटू नेक्स्ट 2-3 years मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ 12 to 15% काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ एट द लोअर एंड 12% 13% इज क्वाइट अचीवेबल, क्योंकि हमारे पास साथ लो बेस है FY25 का। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप्स, अगर निफ्टी की बात करूं, इट इज ट्रेडिंग एट, अगर 1 year फॉरवर्ड में 21 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, विच इज 100 बिप्स हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज, 150 बिप्स हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। हालांकि वोलेटिलिटी में थोड़ा और 3-4-5% गिर भी सकता है, लेकिन वो रिकवर भी कर जाएगा जो लार्ज कैप्स हैं। बट एट द सेम टाइम जो सेकंड पार्ट है वो है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहाँ पे मुझे ये उम्मीद है कि बहुत डीपर कट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक मिरर कर रहा है जो हमने 2018 और 19 में देखा था। अगर आपको याद हो कि जब वो एक बड़ा तेजी हुआ था मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसके बाद 2019 में स्मॉल कैप इंडाइसेस हैज वेंट डाउन बाय 39% और कुछ स्टॉक तो 80-90% डाउन थे।
क्योंकि जिस तरह का एस्ट्रोनॉमिकल राइज हुआ है मिड और स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक में लास्ट 3 सालों में, पोस्ट अगर कोविड की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि एक डीप कट आ सकता है स्मॉल और मिड कैप में। तो पोर्टफोलियो की अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, तो जिसके भी पोर्टफोलियो में 70-80% अभी अगर स्मॉल एंड मिड कैप है, उसको रियलाइन कीजिए, वहाँ से एग्जिट कीजिए और लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप होप ट्रेड कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि अभी तो 30% गिरा है स्टॉक यहाँ से और कल को फिर जल्दी से रिकवर कर जाएगा, इट मे नॉट हैपन। देयर कुड बी चांसेस ऑफ इट्स गोइंग डाउन बाय अनदर 30-40% द स्मॉल एंड मिड कैप। सो बहुत ही आप सिलेक्टिव रहिए मिड एंड स्मॉल कैप में, और एज ए पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी increase your exposure towards the large cap and reduce your exposure towards the small and mid cap। और अगर 3 से 5 साल जिसका एक है होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, आई थिंक इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास अभी भी। लेकिन अभी करेंट जंक्शन में मुझे लग रहा है जो रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप स्मॉल कैप में लार्ज कैप सीम्स वेरी वेरी फेवरेबल रिलेटिव टू स्मॉल एंड मिड कैप। Super insights. So let's get deeper into this. Which are the sectors that you prefer? So currently, I believe going into FI this 26, and let me rephrase it, and going into next 2 to 3 years, I believe that IT, pharma, FMCG, and banking. If you see last 4 years, this 4 sector had not outperformed significantly. Even if you see the banking and your FMCG are been a laggard in the last 2 years. So I believe ये जो 4 सेक्टर है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, डिसेंट है। दे आर नॉट ट्रेडिंग एट एस्ट्रोनॉमिकल काइंड ऑफ वैल्यूएशन, तो यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा नहीं। ग्रेट। अब आपने सेक्टर्स तो बता दिए, बट आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट कौन से स्टॉक्स बजट के रनअप में फोकस में रहेंगे और इन्वेस्टर को अपने रेडार में रखने चाहिए। तो हमेशा से कुछ सेक्टर रडार में रहते हैं रन अप टू बजट। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, जो सबसे बड़ी प्रॉक्सी कंपनी है वो है लार्सन एंड टुब्रो, सो हमेशा से वो रडार में रहेगी। गवर्नमेंट का थ्रस्ट हमेशा से बना रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, सो ये एनटीपीसी ग्रीन, टाटा पावर, ये सारे स्टॉक रडार में रहेंगे। अगर एफएमसीजी की बात करूं, क्योंकि अगर कुछ कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट कुछ आया बजट में अनाउंसमेंट जो प्रो कंजम्पशन ग्रोथ लेके आएगा पॉलिसीज कुछ, तो डेफिनेटली कि एफएमसीजी का पूरा बास्केट हो, एचयूएल हो या डाबर हो, और फिर मैं डिस्क्रिशनरी की बात करूं, होटल सेक्टर में इंडियन होटल हो, लेमन ट्री हो, शाले हो, ये सब रडार में रहेंगे। डिफेंस स्टॉक हमेशा से रडार में रहे हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो डेफिनेटली रडार में रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आती है एग्जम्पशन में फॉर दिस रियल इस्टेट सेक्टर, जो उनको मिलता है एग्जम्पशन फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट टू द होम लोन ऑन दिस होम लोन, तो उसकी वजह से कुछ रियल इस्टेट कंपनी, बड़ी कंपनियां जैसे डीएलएफ हो या मैक्रोटेक हो, छोटी कंपनियां जैसे सनटेक हो, वो फोकस डेफिनेटली रहेंगे। और इन सब में मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो डेफिनेटली फोकस में रहेगा। तो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, मे बी इन सम एनबीएफसीज लाइक बजाज फाइनेंस, or HFCs like Punjab, this PNB Housing, or Canfin Home, LIC Housing, this infra and housing infra financing companies like Hutco, that are going to be in radar. Or last but not the least, जो public digital infrastructure companies को जो support करती हैं जो ये space को, वो भारती एयरटेल हो या प्रोटीन ईगॉव हो, ये सब companies radar में रहेंगी in run up to budget। वाओ संजीव, आपने बजट के हर क्रिटिकल एस्पेक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। आज की कॉन्वर्सेशन में हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन से लेकर फिस्कल डेफिसिट्स के टारगेट तक और केपेक्स ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट बूस्टिंग इनिशिएटिव्स तक सब कुछ डिटेल में कवर किया। अनबिलीवेबल। आपके इंसाइट्स ने बजट के कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करके हमारे लिसनर्स को एक क्लियर रोड मैप दिया है कि ये बजट उनके इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा। संजीव, एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया अपना टाइम और एक्सपर्टीज हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट्स प्लेजर।
तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजट के और भी इंसाइट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए और इम्पैक्टफुल डिस्कशंस लेकर आते ही रहेंगे। तब तक के लिए याद रखें, बचत और निवेश वही सही है जो सोच समझ कर किया जाए। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग करें, अपने गोल्स को स्मार्टली प्लान करें और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाएं। मैं हूं शिव नारायणन, मिलते हैं बाजार एंड बियॉन्ड के अगले एपिसोड में। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.